जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र लगा होता है तो परिपथ धारितीय परिपथ कहलाता है। तो परिपथ धारितीय परिपथ कहलाता है। नई लाइन चलेंगे। माना एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, माना एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसकी धारिता जिसमें एक संधारित्र लगा है, जिसकी धारिता जिसमें एक संधारित्र लगा है, जिसकी धारिता C है, जिसमें एक संधारित्र लगा है जिसकी धारिता C है, इस संधारित्र पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज इस संधारित्र पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी आरोपित किया जाता है। कहता है तब संधारित्र में आवेश और संधारित्र में आवेश Q बराबर जो होते हैं ना वो CB होते हैं, याद है? Q बराबर CB। अब Q बराबर C और C की वैल्यू लगा देंगे B बराबर साइन। देखो इससे पहले जो है वो B बराबर B0 समय नंबर 1 मान लेंगे। Q बराबर CB साइन ओमेगा टी, हम कहेंगे T के सापेक्ष अपकलन करने पर dQ अपॉन dt हो जाएगा। यहाँ d अपॉन dt CB0 साइन ओमेगा टी हो जाएगा। देखो आवेश प्रवाह की समय दर धारा बन गई है। CB0 तो बाहर आ जाएगा, d अपॉन dt साइन ओमेगा टी। CB0 तो ऐसे रहेगा साइन ओमेगा टी का अपकलन इंटू ओमेगा, इसे इधर ले आएंगे तो ओमेगा C B0 कोस ओमेगा टी, और ये क्या है? ये है I। अब I बराबर देखो I बराबर यहाँ I0 और यहाँ साइन होना चाहिए तभी तो इसकी समीकरण बनेगी। अब यहाँ साइन की जगह कोस है और यहाँ भी मान बदला हुआ ही है। तो हम इसे क्या करने वाले हैं, चूंकि साइन 90 प्लस थीटा बराबर कोस थीटा के होता है, समझे? सीधा सीधा होता है। 90 प्लस थीटा बराबर दूसरे खाने में जाता है, मैथ वालों को समझ में आएगा। और दूसरे खाने में साइन का मान प्लस रहता है तो कोस थीटा हो गया। तो इसलिए हम यहाँ I बराबर और यहाँ B0 और ये ओमेगा C जो है ना इसे हम ऐसे लिख देंगे 1 अपॉन ओमेगा C। ये घूम कर वापस ऊपर चला है, तुलना करनी है हमें। यहाँ कितना हो जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा साइन 90 प्लस ओमेगा टी। अब प्लस में है तो आगे पीछे हम इसे कर सकते हैं और यहाँ आ जाएगा I बराबर
B0/1/ओमेगा C, और यहाँ जाएगा साइन और ओमेगा टी पहले लिख देंगे और प्लस 90। यहाँ आ जाएगा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी और प्लस π/2। 90 को हमने π/2 लिख दिया। समीकरण नंबर 2 हो गई, जहाँ I0 बराबर जो है ये है B0/I1/ओमेगा C। ठीक है जी। अब यहाँ I0 बराबर वैल्यू लगा देंगे, क्योंकि I0 बराबर जो होता है ना वो B0/Z होता है, प्रतिबाधा जो होती है, इसलिए यहाँ लगा देंगे हम इसमें। तो इसकी जगह लगा रहे हैं हम B0/Z बराबर B0/1/ओमेगा C। ठीक है जी। और अगर तुम इसे ना भी लिखोगे तो वो यहाँ आ जाएगा, तो भी बाद में बटे हो जाएगा, कैसे भी कर लो, वो आंसर ऐसे ही आ जाता है। तो जी इससे जो कैंसिल हो गया, ये इधर चला जाएगा, 1/ओमेगा इधर चला जाएगा, तो ये 1/ओमेगा C जो है बराबर Z हो जाएगा। ठीक है, या Z बराबर 1/ओमेगा C। हम कहेंगे धारितीय परिपथ में, ये बात कल भी लिखी थी, धारितीय परिपथ में परिपथ की प्रतिबाधा परिपथ की प्रतिघात कहलाती है। प्रतिघात कहलाती है जिसे XC से प्रदर्शित। देखो धारित परिपथ में परिपथ की प्रतिबाधा परिपथ की धारितीय प्रतिघात कहलाती है। धारितीय प्रतिघात लिखना है, कहलाती है जिसे XC से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि XC बराबर जो ना वो Z के हो जाएगा, यानी कि XC बराबर 1/ओमेगा C हो जाएगा। ये परिपथ की प्रतिबाधा आ गई। प्रतिबाधा प्रतिघात एक ही बात होती है। तो प्रेरकत्व वाले परिपथ में Z को XL से दर्शाते हैं, और धारित वाले में Z को XC से दर्शाते हैं, और R वाले में Z को Z से दर्शाते हैं। ठीक है जी। तो तीनों ये परिपथ आ गए। अब उसके बाद जो है हम कहेंगे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर देखो, एक समीकरण जो वो ये है, सॉरी 2 समीकरण ये है, एक वो है। यहाँ B0 है वो ठीक है, बराबर बराबर है, साइन है, वहाँ ओमेगा है, देखो यहाँ ओमेगा, यहाँ प्लस फालतू है, क्या है π/2। करने पर प्रत्यावर्ती धारा जो है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज से प्रत्यावर्ती वोल्टेज से कला में π/2 अग्रगामी होती है। उसके बाद आ जाता है ग्राफीय रूप। देखो ग्राफ में ऐसा का ग्राफ होगा, समय जो है वो यहाँ होगा। तो देखो ये तो वोल्टेज की समीकरण है, धारा यहीं से हो जाएगी अधिकतम। देखो ये है धारा का अधिकतम मान, और ये है वोल्टेज का अधिकतम मान। ये वोल्टेज की समीकरण है B बराबर B0 साइन ओमेगा टी, और ये धारा की समीकरण है I बराबर अब देखो एक बात ये क्या कि यहाँ देखो वोल्टेज का अधिकतम मान जो है ना वो यहाँ है, t बराबर यहाँ कुछ समय होगा, जो भी होगा यहाँ से लेकर 5 सेकंड लगे होंगे। तो धारा t से पहले ही, मतलब 5 सेकंड से पहले यहीं अधिकतम हो गई है धारा, थोड़ी सी चली और फट से अधिकतम हो गई है। उसके बाद वोल्टेज बाद में अधिकतम हुआ है।
तो जो चीज़ अग्रगामी होती है वो पहले अधिकतम हो जाती है। पहले वोल्टेज अग्रगामी हो गया था कल वाले में, धारा बाद में अग्रगामी हुई थी, मतलब बाद में अधिकतम हुई थी। यहाँ धारा पहले ही अधिकतम हो गई है, वोल्टेज बाद में अधिकतम हुआ है अपने अधिकतम मान पर। यहाँ आ गया। इसके बाद क्या आ जाता है, फेजर आरेख। और फेजर आरेख में ये है और ये है ओमेगा टी। अब ओमेगा टी में देखो, ओमेगा टी में पाई बाय 2 ज़्यादा है। अब पाई बाय 2 ज़्यादा है तो पाई कहाँ बनेगा, पाई बनेगा यहाँ, पाई बाय 2। और टोटल कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये तो हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया वोल्टेज वाला और ये हो गया धारा वाला। तो यहाँ होता है कंप्लीट धारित परिपथ का अपकरण समझाना है। साइन का सीधा सीधा होता है, साइन थीटा बराबर जो होता है वो कोस थीटा हो जाता है। और अगर ये खाली टी होता तो यहाँ कहीं रहते थे, टी के साथ में जो भी चीज़ गुणा में होती है वो गुणा में आ जाती है, क्योंकि एक बार अपकलन और होता है तो टी का मान 1 हो जाता है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ 1 हो गया तो खाली ओमेगा ओमेगा रह गया, उसे हमने पहले लिख दिया। समाकलन में वही चीज़ बटे हो जाती है, अपकलन वो चीज़ गुणा में आ जाती है। अपकलन समाकलन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। बता रहा हूँ, एक एलसीआर परिपथ है जिसमें तीनों प्रतिरोध भी लगा है, सी भी लगा है, एल भी लगा है। इसका क्रम मत देखना कि आर सी एल है, क्या है, एल सी आर ही बोला जाता है और बनाया ऐसे जाता है ये, ठीक है ना। और इनके सबके सिरों पर जो है वो बी बराबर बी जीरो साइन ओमेगा टी वोल्टेज आरोपित किए गए। अब इसकी हिंदी लिखेंगे, पहले चित्र बना, चित्र बना लिया। जिन जिन का नहीं बना था उनका बनवा लो इतने। ले उसका बना। जल्दी जाना है, जल्दी जाना नहीं है, जल्दी खाना है, बात वही है। सकल बता रही, सकल इतनी खाए भी लग ना रही तुम जितना खाने के लिए हेरा काट रही हो। स्कूल में मिलता है, स्कूल में छोटे वाले बच्चों को। चलो लिखो भाई, समझ रहा। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध R संधारित्र C, प्रतिरोध R संधारित्र C तथा प्रेरकत्व L लगे होते हैं तो वह LCR परिपथ कहलाता है। तो वह LCR परिपथ कहलाता है। नई लाइन से लिखेंगे, माना इसमें भी हमें दो ही काम करने हैं, एक तो उसकी प्रतिबाधा निकालनी है और एक उसकी कला निकालनी है, ठीक है जी। तो लिखेंगे, माना एक LCR परिपथ LCR जब भी लिखोगे ना तो ऐसे जैसे मैंने लिखा ना उसी क्रम में लिखना है, डैश लगा के, कभी एक साथ लिख दो, ऐसे लिखना है। एक लिखने का तरीका होता है। क्या लिखा था, माना एक LCR परिपथ, कुछ और थोड़ा लिखा है। LCR परिपथ जिसमें प्रतिरोध R संधारित्र C
संधारित्र C तथा प्रेरकत्व L श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, L श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इनके सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज B बराबर B0 sin ओमेगा t, B बराबर B0 sin ओमेगा t आरोपित किए गए हैं, प्रश्न लगा लेंगे। प्रतिरोध R के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज BR कॉमा संधारित्र के सिरों पर वोल्टेज BC संधारित्र के सिरों पर वोल्टेज BC तथा प्रेरकत्व के सिरों पर वोल्टेज BL हैं और LCR परिपथ में प्रवाहित होने वाली प्रत्यावर्ती धारा I है, कैपिटल I, है। फुल स्टॉप लगा लेंगे। देखो भाई यहाँ समझो जरा, धारा यहाँ जा रही है, चिन्ह नहीं लगा सकते हैं, धारा की दिशा नहीं होती है, याद रखना। कभी सोचो प्लस माइनस जैसे कुछ नहीं होता है, ये तो सब में जा ही रही होती है, किस तरह से किधर भी जा सकती है। तो सोचो यहाँ से धारा जा रही है, जब धारा प्रतिरोध पर होगी ना, प्रतिरोध पर, तो प्रतिरोध पर जो वोल्टेज है वो BR है और धारा यहाँ I है, समझ गए, I, और I को तुम IR समझ सकते हो, ये ठीक है जी। और यहाँ जो है, यहाँ BC है तो यहाँ धारा IC होगी, तो धारा तो बदल नहीं सकती, धारा तो सब में श्रेणी क्रम में तो सब में I रहेगी। लेकिन यहाँ समझो, ये धारा और इन वोल्टेज में कितना कालांतर होगा, इस वोल्टेज में और इस धारा में कितना कालांतर होगा। इतने दिनों से हम अभी 2-3 दिन से हम ये पढ़ रहे हैं अलग अलग, पहले R वाला पढ़ा है, फिर L वाला पढ़ा है परिपथ, फिर C वाला पढ़ा है, आज तीनों एक साथ पढ़ रहे हैं। क्या होती हैं, यहाँ कोई कालांतर नहीं होता, दोनों बराबर होते हैं। C पर आ जाओ, अभी किया है, C पर वोल्टेज और धारा में क्या होगा, धारा अग्रगामी हो जाएगी 90 डिग्री और यहाँ धारा पश्चिमगामी हो जाएगी, ठीक है जी। तो अब इसमें जो फेजर आरेख हम बनाएंगे वो फेजर आरेख ऐसा होगा कि मुख्य अक्ष ने लेके, अब हम इसे धारा को तो ले लेंगे यहीं, मुख्य अक्ष में धारा ले ली, जब मुख्य अक्ष में धारा ले ली तो BR भी यहीं होगा, समझ गए, क्योंकि धारा और BR तो समान कलम है, कोण 0 है दोनों के बीच में। तो फिर यहाँ जो धारा होगी या यहाँ जो धारा न लेके वोल्टेज, देखो जैसे देखो यहाँ जो है वोल्टेज पश्चिमगामी होगा और यहाँ वोल्टेज अग्रगामी होगा, समझ में आ रहा है। धारा यहाँ अग्रगामी है, वोल्टेज पश्चिमगामी है, तो धारा ये है
और अगर जो हम ये सी वाला वोल्टेज लेंगे तो यहाँ वोल्टेज पश्चगामी हो जाएगा, और यहाँ वोल्टेज क्या होगा, यहाँ वोल्टेज धारा से अग्रगामी हो जाएगा। तो अग्रगामी हो जाएगा तो वो हम यहाँ ले लेंगे। देखो हमेशा रहना 90 ही है, 90 या तो अग्रगामी होगा पश्चगामी होगा धारा से। तो इस धारा से ये जो है 90 डिग्री पश्चगामी हो गया, और इस धारा से वोल्टेज हो या अग्रगामी हो गया। ठीक हो गया यहाँ तक। अब इन दोनों का, क्योंकि हो सकता है इन दोनों में से कोई सा बड़ा मान लें, कोई भी बड़ा हो सकता है। हमने मान लिया कि चलो BL बड़ा है BC से, ठीक है, नीचे लिख देंगे कि BL जो है वो बड़ा है BC से। तो देखो एक की दिशा इधर है, एक की दिशा उधर है। अगर कोई कहे परिणामी ले में तो कहाँ मिलेगा, तो जब परिणामी हम लेंगे तो वो BL माइनस BC हो जाएगा। अगर दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो जुड़ जाते हैं। अब एक की दिशा ऊपर है, एक की दिशा नीचे। ऐसा मानो कि ये ऊपर वाला जो वो 100 है और नीचे वाला जो 90 है, तो हम कहेंगे कुल कितना बचेगा फिर, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है, 10 बचेगा। कैसे, इन दोनों के अंतर से पता चला है। और ये भी जरूरी नहीं है कि यही 90 हो सकता है, ये 100 हो और वो 90 हो जाए, कोई भी हो जाए, तो अंतर लेते हैं बीच का हम। तो ये आ गया। अब एक वोल्टेज ये है, एक वोल्टेज ये है, बीच का परिणामी ज्ञात करेंगे हम, और बीच का परिणामी जो होगा वो B होगा। कैसे ज्ञात करते हैं परिणामी, से परिणामी याद करें, कल के दुश्मन। B ज्ञात करना है, कण ज्ञात करना है, और ये हमारे पास लंब है। जब ये लंब है तो ये भी लंब होगा, BL माइनस BC। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। परिणामी ज्ञात करना है बीच का, याद नहीं। ये फर्स्ट ईयर में तुमने किया नहीं है, क्या ऐसा करके दो वेक्टर होते थे A और B, और बीच का परिणाम यार ज्ञात करते थे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है। तो पढ़ना नहीं पढ़ा था, तो ये परिणामी ऐसे। अरे नहीं भी पता है तो यार हमें कण निकालना है, ये लंबे आधार है, तो एक ही तो फिर में होती है जिस तरह निकालते हैं हम। तो हम कहेंगे देखो वोल्टेज का परिणामी, अब वोल्टेज का परिणामी जो होगा B बराबर वो यहाँ हो जाएगा BR स्क्वायर प्लस BL माइनस BC का स्क्वायर, ये तो होगा। अब ये तो आ गए समीकरण नंबर 1। अब फॉर्मूला लगा देंगे। देखो B बराबर जो होता है वो IR होता है, कैसा हो जाएगा R की जगह, तो B बराबर IR, ये प्रतिरोध हो गया, धारा हो गई। अब यहाँ BL बराबर क्या हो जाएगा, तो BL बराबर भी IR ही होगा, और BC बराबर कितना हो जाएगा, तो वो भी IR ही होगा। अब यहाँ देखना होगा कि L पर प्रतिरोध कौन सा है, तो L पर जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध नहीं होता, वो उसकी प्रतिघात होती है, और वो XL होगी। और धारा तो ये रहनी है क्योंकि वो तो बदली नहीं है। और C पर क्या होगा, C पर XC हो जाएगा। तो ये तीनों प्रतिरोध ही हैं, और ये सारे प्रतिरोध मिलकर एक बड़ा प्रतिरोध बनाते हैं जिसे पूरे परिपथ की प्रतिबाधा कहेंगे। वो ये होगा, वो B बराबर जो होगा वो IZ होगा। ये बात हम बाद में लिखेंगे, वो इसके बराबर होगा। तो अभी जो है ये वाले मान लगा देंगे, तो हम कहेंगे B बराबर जो है वो आ जाएगा IR स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा IXL माइनस IXC का स्क्वायर। देखो आई सब में से कॉमन मिल जाएगा स्क्वायर के साथ, और स्क्वायर के साथ होगा तो बाहर भी निकल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? दो लाइनें एक साथ खत्म कर दी, एक बार तो कॉमन वाली और एक बार रूट से काटने वाली। तो यहाँ बचेगा R स्क्वायर और यहाँ बचेगा XL माइनस, यहाँ गया B। हम कहेंगे यदि परिपथ की प्रतिबाधा, यदि LCR परिपथ की प्रतिबाधा Z हो तब B बराबर जो हो जाएगा पूरे परिपथ के लिए। अब ऐसा मान के चलो कि एक धारा बह रही है और यहाँ से यहाँ तक एक Z है पूरा, तो I है, Z है और B है, ये वाला भी लग गया। तो क्या हो जाएगा B बराबर IZ, ये लगा देंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 से। और समीकरण 2 से ये चित्र तो ऐसे रहेगा जैसा है। देखो समीकरण 2 से लगा देंगे हम, और समीकरण 2 से आ जाएगा IZ बराबर I अंडर रूट के R स्क्वायर और यहाँ XL माइनस XC का स्क्वायर। I से I कैंसिल हो गया, तो फाइनली LCR परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर R स्क्वायर, रुक जाओ एक मिनट, और XL माइनस XC का स्क्वायर। एक आंसर तो आ गया ये,
अभी हमने एक्सएल का मान भी सोल्व कर रखा था, एक्ससी का मान भी सोल्व कर रखा था, तो बोल लगा देंगे हम कहेंगे चूंकि एक्सएल बराबर जो है वो ओमेगा एल होता है और एक्ससी बराबर 1/ओमेगा सी होता है, इसलिए जेड बराबर जो है वो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का स्क्वायर। ठीक है जी। हम कहेंगे यदि परिणामी वोल्टेज की दिशा अल्फा है, यह है वो अल्फा है, तब क्या हो जाएगा, तब tan अल्फा बराबर और tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, तो BL माइनस BC अपॉन BR। फिर वही वैल्यू लगा देंगे हम, यहाँ आ जाएगा IXL माइनस IXC अपॉन IR, I कॉमन ले लेंगे तो XL माइनस XC अपॉन IR, I से I कैंसिल हो गया, tan अल्फा बराबर XL माइनस XC अपॉन R। ये L से R परिपथ की दिशा हो गई, अल्फा बराबर निकाल देंगे तो tan इनवर्स में चला जाएगा XL माइनस, देखो XL और XC में अंतर समझ लेना, ये दिशा हो जाती है। तो कहाँ से आया, यहाँ से आया कि यहाँ धारा जो है, धारा का जो मुख्य अक्ष पर ले लें तो धारा से ये वाले वोल्टेज जो वो पश्चिमगामी हो जाते हैं और धारा से जो L वाले वोल्टेज है वो अग्रगामी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ धारा पीछे रह जाती है, वोल्टेज आगे हो जाते हैं, यहाँ धारा आगे हो जाती है, वोल्टेज पीछे रह जाते हैं। तो वोल्टेज हमने वोल्टेज के सापेक्ष ले लिया, ये वोल्टेज पीछे हो गए या आगे हो गए, इन दोनों का परिणाम ही ये हो गया, जितना ये है इतना ही इधर हो गया, ये लंब हो गया इधर हो गया, तो परिणाम ही निकाल दिया बस हमने। परिणाम ही करके वैल्यू लगाई है, I कॉमन लिया है, B की वैल्यू लगा दी है, B बराबर IZ कुल प्रतिबाधा, और वही आ गया है। आंसर यही है, tan थीटा उसकी दिशा बता रहे हैं। तो ये बात जो मैं अभी सिर्फ बताई है तुम्हें, ये बात तुम हिंदी में लिखोगे, क्या लिखेंगे कि प्रतिरोध पर धारा और वोल्टेज समान कलम होते हैं, जबकि संधारित्र पर धारा संधारित्र पर धारा अग्रगामी हो जाती है और प्रेरकात्मक पर पश्चिमगामी हो जाती है। ये सब चीज़ लिखने वाले हैं, उसके बाद उतारेंगे इसे। इसमें लेंगे प्रतिरोध पर था लिया, हाँ जी, अरे पहले हिंदी तो लिख लो जो चीज़ सही। अच्छा हाँ उतारो, अरे उतारो तुम उतारो, हम आधा लिखवाएंगे, अरे बात ही खत्म बस। लिखो प्रतिरोध R पर धारा तथा वोल्टेज समान कला में होते हैं। ये शुरू ही तो था, अभी एक ही शब्द बोला है यार। और प्रतिरोध R पर धारा तथा वोल्टेज समान कला में होते हैं, जबकि संधारित्र पर प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज से अग्रगामी हो, प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज से π/2 अग्रगामी होती है। और प्रेरकत्व पर प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज